हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर हमने देख लिया था अबाउट पहाड़ियाज तक हमने पूरे पोर्शन कवर कर लिया था ना। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला था इट वाज अबाउट सांथल्स। ठीक है, हु वर द सांथल्स, ये अगला टॉपिक होने वाला था। अब लास्ट में हमने देखा था, अभी हम थे बंगाल पे ये वाला रीजन। इस पूरे चैप्टर में मेजरली जो है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ देखने। एक तो बंगाल वाला रीजन हो जाता है, एक यहाँ पे बॉम्बे वाला रीजन भी है, यहाँ पे भी देखना है हमें। ठीक है, तो अभी हम बंगाल पे हैं। बंगाल में मेजरली हमें देखना है अबाउट राजमहल हिल्स। ठीक है, अरे हाँ, अबाउट द राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स में एक ट्राइबल क्लास या फिर ट्राइबल्स कह सकते हो ट्राइब्स रहती है जिनका नाम है पहाड़ियाज। एंड ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसके कारण होता क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इसमें होता नहीं है, बहुत फर्टाइल होती नहीं, सस्टेनेंस पे बेस्ड होती है। एंड जब प्रोडक्टिविटी लो रहेगी तो रेवेन्यू विल ऑल्सो भी लो। एंड हमें मालूम है कि इंडिया पे या फिर बंगाल पे उस टाइम पे रूल कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडिंग कंपनी है, तो इसका तो काम है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो इसको तो चाहिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिले यहाँ से, क्योंकि ये फ्री के रेवेन्यू मिल रहा है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मिले। तो उनको मेजरली चाहिए था कि ये पहाड़ियाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके आ जाए सेडेंट्री एग्रीकल्चर पे। सेडेंट्री मतलब सेडेंट्री कल्टीवेशन, सेडेंट्री एग्रीकल्चर मतलब कि एक जगह सेटल हो जाए, स्टेबल एग्रीकल्चर करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अरे 1 सेकेंड। इससे होगा क्या, इससे प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड इस प्रोडक्टिविटी के कारण रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें ट्राई की, लाइक पहला तो इन्होंने ट्राई किया इनसे नेगोशिएट करने का। ठीक है, बट इट फील्ड। दूसरी चीज़ उन्होंने ट्राई की, इट वॉज द पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन फ्रॉम 1770s, कि जहाँ देखो वहाँ मार दो। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन ये निकला, पहाड़ियाज ने निकाला कि वो थोड़ा और ज़्यादा अंदर चले गए। They penetrated deeper into the forest of Rajmahal. ठीक है, so this policy also failed. अब तीसरा वो ट्राई करते हैं the policy of pacification from 1780s. एंड ये आइडिया था, ये पॉलिसी का आइडिया था ऑफ कलेक्टर ऑफ भागलपुर, इनका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड, और ये भी फेल हो जाता है। देयरफॉर इनको पहाड़ियाज से निपटने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस पे उनको अब सोल्यूशन कोई देखो, मतलब इनिशियली कह सकते हो कि डायरेक्टली उनसे डील करके ना कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा। उनको मार के भी देख चुका, उनसे नेगोशिएट करके भी देख चुके, एंड उनसे फिर कह सकते हो कि उनको पैसिफिकेशन की पॉलिसी में बहुत बार मनी या फिर और भी प्रेस्टिजियस प्रिविलेजेस ऑफर किया करते थे, बट वो भी करके देख चुके। ठीक है, अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दोज वर द सांथल्स। ये सांथल्स की तरफ मुड़ते हैं एंड इनको सपोर्ट करते हैं।
एंड सांथल्स आगे चल के रिप्लेस करते हैं पहाड़ियाज को, एंड पहाड़ियाज को रिप्लेस करने के बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं सेडेंटरी एग्रीकल्चर या फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि सांथल थे कौन और यहाँ पे आए क्यों। सो हु वर द सांथल्स? हु वर द सांथल्स? ठीक है, तो सांथल एक तरह से एक नोमैडिक ट्राइब थी। इट वॉज अ नोमैडिक ट्राइब जो कि इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक, इट वॉज अ नोमैडिक ट्राइब। वन सेकेंड, नोमैडिक ट्राइब। दूसरा ये बंगाल में आना शुरू करते हैं 1780 से, बंगाल में आना शुरू करते हैं। देन अब क्या हुआ कि ज़मींदार, हमें मालूम है कि बंगाल में लगा हुआ है क्या, ज़मींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट। एंड परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये है कि ज़मींदार जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकता है अपने प्रॉफिट को, मतलब रेवेन्यू को, उतना उसको प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मींदार का एक लैंड है जिसमें यहाँ पे राजमहल हिल्स पड़ रहे हैं। फिर इसको और अच्छे से कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राजमहल हिल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस एरिया पे पहाड़ियाँ डोमिनेट कर रहे हैं एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है। इसके कारण से यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। तो इतना बड़ा जो लैंड एरिया है, ये इतना पोर्शन, यहाँ से रेवेन्यू एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। तो उससे लॉस हो रहा है आफ्टर ऑल ज़मींदार एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ज़मींदारों ने भी क्या किया कि उनको भी सेटल्ड एग्रीकल्चर ही चाहिए था यहाँ पे, जिससे उनका भी कह सकते हो टैक्स उनको ज़्यादा मिले, तो वो अपने लिए ज़्यादा पैसा बचा सकें एक बार टैक्स चुकाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इनको इसलिए सांथल्स वर हायर्ड बाय द ज़मींदार्स कि आप आइए, ये यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं, इन पे आप आके एग्रीकल्चर करिए, हम आपको लैंड दे रहे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको रेवेन्यू देते रहना है। ठीक, दूसरा, सांथल्स वर काइंड ऑफ आइडियल सेटलर्स, वो सेटल होने के तैयार ही थे एंड वो प्लाव वगैरह यूज़ करने से भी डरते नहीं थे। पहाड़ियाँ जनरली प्लाव को कह सकते हो कि उससे दूर रहते थे। ठीक है, नाउ बाय 1832, अब हमने देखा था 1780 से आना शुरू करते हैं, बट बाय 1832 एक कह सकते हो कि राजमहल में ही या फिर बंगाल में अच्छा खासा लैंड डिमार्केट कर दिया गया सांथल्स के लिए, जिसको बोला जाने लगा दमन ए को। ठीक है, दमन ए को मतलब एक तरह से लैंड, दिस वॉज द लैंड ऑफ सांथल्स। ठीक है, एंड जहाँ पे ये अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे अच्छे से, है ना, द मेन लैंड ऑफ सांथल्स, जहाँ पे इनको अब सेटल्ड एग्रीकल्चर करना है। और सेटल्ड एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं था। क्योंकि राजमहल हिल्स में ये जो पूरा एरिया है ये राजमहल्स में है एंड यहाँ पे फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स हैं, तो फॉरेस्ट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। मशीन तो थी नहीं उस टाइम पे, तो बाय हैंड पूरे फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, देन वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो ये पार्ट में होता था कि फॉर एग्जांपल इतना बड़ा इफ लैंड है
सो लोग टारगेट बनाते थे कि इस साल हम बस इतना लैंड क्लियर करेंगे, देन यहाँ खेती करेंगे, अगले साल थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ तक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती थी। देन धीरे धीरे एक्सपैंड कर करके यहाँ तक जाएंगे एंड पूरे में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे उनको टाइम दिया था कि 10 सालों में आप लोग को 1/3 लैंड या फिर इतना लैंड जो हमने आपको दिया है उतने उतने को सेटल्ड एग्रीकल्चर के अंदर लेके आना। ठीक है ना। अब सांथल्स का डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेज़ी से हुआ। सांथल्स जो कि इस एरिया पे हम देखें 1838 में इनके पास 40 विलेजेस थी एंड इनकी पॉपुलेशन वाज रफली 3000। अब वो 1 सेकेंड, हाँ, 12-13 सालों में बढ़कर 1851 में इनके विलेजेस का नंबर हो जाता है 1473 एंड इनकी पॉपुलेशन हो जाती है मोर देन 82,000। ठीक है, मतलब इनका डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत तेज़ हुआ। वो लोग वहाँ पे इजीली सस्टेन कर पा रहे हैं और प्रोडक्ट और कहते हैं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन सस्टेन कर पा रहे हैं। ठीक, अब एक टाइम के बाद एक नया इवेंट होता है जिसका नाम है द सांथल रिबेलियन। तो सांथल रिबेलियन, अब सांथल्स जो, अब देखो रिबेलियन किसके खिलाफ करेंगे? पहले धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ियाज को एलिमिनेट कर दिया फॉरेस्ट क्लियर कर करके, और पहाड़ियाज और अंदर जाते गए और ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे अब उतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। तो इनका तो एक तरह से खेल ख़त्म। सांथल्स बचे, सो भी रिबल कर रहे हैं। रिबल किन के खिलाफ करेंगे? रिबल करेंगे ज़मींदार्स के खिलाफ एंड रिबल करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिन्होंने इनको हायर किया था। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड इसका देखें अगर, सो बैकग्राउंड ऐसा है कि जब दमिने को कह सकते हो कि 1832 में इनको दमिन एक को अलॉट हुआ, तो इनिशियली तो बड़े खुश थे कि हमें लैंड मिल गया, बट इनको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि दे वर being exploited by the high revenue demands from the East India Company। ठीक है, एंड इनके लैंड पे टैक्स एक्सटेंसिवली बढ़ा दिया गया। और दूसरा अब इनके लैंड पे टैक्स बढ़ा दिया गया, तो टैक्स देंगे कैसे? जब अचानक से टैक्स बढ़ेगा सो दे विल गो टू मनी लैंडर जो लोग इनको अपनी भाषा में कहते थे दिकूस, वो अब इनको कैश दे रहे हैं, मतलब कैसे तो पैसा दे रहे हैं, बट बाद में इस पैसे के बदले में भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो लोकल, अभी क्या था कि सांथल को लैंड दे दिया गया अलग से, जो कहाँ गया, अपनी ड्राइंग कहाँ गई ये, तो जो इतना लैंड था जितना उन्होंने कैप्चर किया वो पूरा लैंड सांथल्स को दे दिया गया दमीने को बना के, बट एक्चुअली वो ज़मीन तो पूरी ज़मींदार की थी। तो जो लोकल ज़मींदार थे वो भी ट्राई कर रहे थे कि इनसे अपना लैंड वापस ले ले। ठीक, सो लोकल ज़मींदार इनसे अपना लैंड स्नैच करने की फिराक में रहते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण ऑन 30 जून इन 1855 ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं, जिसमें से दो भाई रहते थे, 2 ब्रदर्स, जिनका नाम था सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ 10,000 सांथल्स की कह सकते हो फौज और रिबेल कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, और कहते हैं कि हमें ब्रिटिश को अपने होमलैंड से भगाना है। होमलैंड मतलब कि पूरा इंडिया नहीं, होमलैंड का मतलब इनकी जगह से। ठीक है, एंड अब एक तरह से रिबेलियन तो हुआ बट सांथल्स वर ट्राइब्स, सो टेक्नोलॉजिकली दे आर फार बिहाइंड देन ब्रिटिशर्स। इसीलिए दिस रिबेलियन वॉज रुथलेसली क्रश्ड बाय ब्रिटिशर्स। बट 1850 1 सेकेंड, ये रिबेलियन चलता है अप्रॉक्सीमेटली 1856 तक।
एंड ब्रिटिशर्स को तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे रूल करना है फिर लोगों को संभालना है, उनको तो पैसा चाहिए। बट ऐसे लोग रिबेलियन करते रहेंगे तो उनका पैसा खर्च होगा इनको मेंटेन करने में, इनसे सप्रेस करने में। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी डिमांड सुनकर इनको एक सांथल परगना प्रोवाइड कर दिया। सांथल परगना मतलब उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जो था, इट वॉज 5500 स्क्वायर माइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट माइल्स का एरिया फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। ठीक है, सो सांथल परगना इनको एट लास्ट मिलता है। अब थोड़ा सा देखते हैं अबाउट अकाउंट्स ऑफ बुकानन। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ बुकानन। ओके, सो अकाउंट्स ऑफ बुकानन, 1 सेकेंड। ठीक है ना, अब बुकानन जो था, बुकानन एक तरह से कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाला एक इंसान था, जो कि मतलब जाता है एक बार वहाँ राजमहल के फॉरेस्ट में और वहाँ के बारे में कुछ अकाउंट्स वगैरह लिखता है, तो वो अकाउंट्स इसमें दिए गए हैं। सो बुकानन जाता है एंड ही जनरली रोट अबाउट एग्रीकल्चर, ही रोट अबाउट माइनिंग, ही रोट अबाउट रिसोर्सेज, मतलब जो कि ईस्ट इंडिया के लिए काम की चीज़ें थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो सब के बारे में लिखते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और मतलब उनका जो पूरा ये विजिट था, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कमर्शियल इंटरेस्ट्स। इनके बारे में बहुत कुछ खास है नहीं, बस इतना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में है कि इनका पहले तो बुकैनन हैमिल्टन बाद में नाम पड़ गया था 1815 में। कह सकते हो कि ये इनकी तबीयत ख़राब हुई थी एंड ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। ओके, और भी कुछ चीज़ें कि कलकत्ता अलीपुर ज़ू के लिए, मतलब कलकत्ता अलीपुर ज़ू को ऑर्गेनाइज़ किया था इन्होंने। ठीक, एंड ही वॉज ऑल्सो सर्जन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर भी थे एक तरह से, फिजिशियन थे एक्चुअली में ना। अब थोड़ा जाते हैं हम महाराष्ट्र के, मतलब बॉम्बे साइड, बंगाल वाला पोर्शन तो हो गया ना। पीजेंट्स revolt in the Deccan कंट्री साइड। ठीक है, सो एक पीजेंट रिवोल्ट होता है डेक्कन कंट्री, मतलब डेक्कन के एरियाज में जो विलेजेस हैं वहाँ पे भी। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है थोड़ा देख लें, पार्टिसिपेंट्स जो रिवोल्ट में इन्वॉल्व हैं। पहले तो रोट्स, मतलब कि किसान जो रिवोल्ट करेंगे। दूसरा मनी लेंडर्स, ऑफ कोर्स मनी लेंडर्स की तो हालत ख़राब हो जाएगी रिवोल्ट में, क्योंकि किसान इनसे मनी लेंड करते हैं, खिलाफ रिवोल्ट करने वाले हैं। एक साहूकार कौन होते हैं, ऐसे मनी लेंडर होते हैं जो ट्रेड करते हैं और टाउन्स में रहते हैं, है ना, ट्रेड भी करते हैं और मनी लेंडिंग भी करते हैं, तो उनको साहूकार कह देते हैं। एंड चौथा वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ये रिवोल्ट हुआ था इन 1875। सो इट वॉज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बिगिनिंग ऐसे हुई थी कि सूपा करके एक विलेज है पूना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 12 मई 1875 को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है, जिसमें रोड वगैरह आसपास के एरिया से गैदर होते हैं, है ना, एंड दे बर्न द शॉप्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड साहूकार्स, और कह सकते हो कि अटैक कर देते हैं, बर्न प्लस अटैक्ड। दे अटैक्ड मनी लेंडर्स एंड साहूकार्स एंड बर्न देयर खाता बुक्स। ठीक है, अकाउंट बुक्स मतलब डेप्ट बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड धीरे धीरे ये रिवॉल्ट बढ़ता जाता है और 30 से ज़्यादा विलेज में अफेक्ट होती है, मतलब सब में फैलता है। ठीक है, इसमें जनरली हुआ था कि साहूकार मनी लेंडर्स वर अटैक्ड, अकाउंट बुक्स जला दी गई थी और डेप्ट बॉन्ड जला दिए गए थे। तो ये पूरा इसका एक तरह से पैटर्न था। तो इसका एक पैटर्न भी एनालाइज हुआ है
इस पूरे रिवॉल्ट का एक फिक्स्ड पैटर्न में होता था। पहला क्या था? पहला वॉज द अटैक ऑन मनी लेंडर्स एंड ऑन साहूकार्स। सेकेंड वन वॉज, दूसरा है, अभी जाएंगे एंड दे विल बर्न द अकाउंट बुक्स। एंड तीसरा है, जो इनकी डेप्ट बॉन्ड्स रहती हैं जो इनसे करवाई गई थी उनको भी जला देंगे। ठीक है, अब रीजंस क्या थे? पैटर्न्स तो हो गया, रीजंस क्या है इस रिवोल्ट के पीछे? रीजंस ये है, पहला तो है रोटवारी सेटलमेंट, यहाँ पे भी एक सेटलमेंट लेके आया गया है एंड ये आता है 1818 में। दूसरा है विशियस डेप्ट साइकिल में फंसे हुए हैं पीजेंट्स एंड एक्सप्लॉइटेड है। एंड तीसरा है द कॉटन बूम भी एक रीज़न है इस रिवॉल्ट का। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द रोटवारी सेटलमेंट। सो रोटवारी सेटलमेंट आया था इन 1818 बाय थॉमस मनरो, है ना, थॉमस मनरो। एक तरह से 1820s भी कह सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे हर जगह फैला था। नाउ अब इसमें था क्या, इसमें पहले एनालाइज किया गया कि व्हाट वर द फॉल्स इन परमानेंट सेटलमेंट, कि वहाँ फिक्स रेवेन्यू है। तो बाद में आगे चल के जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो बहुत बार कंपनी वाले अपना रेवेन्यू वहाँ से बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि पहले से फिक्स कर दिया गया रेवेन्यू। ठीक है, तो इसीलिए पूरा जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था वो सीधे ज़मींदार के पॉकेट में जा रहा है, और ज़मींदार भी उसको इन्वेस्ट करने की बजाय अपने लग्जरियस लाइफ में यूज़ कर रहा है। पहला ये हो गया। एंड दूसरी चीज़ में जो ध्यान रखी गई, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखी गई थी, दैट वाज फॉल्स इन परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड ये चीज़ थी ध्यान में रखी गई कि इसको बनाते टाइम एक इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो, इनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्टडीज़ वगैरह फेमस थी यूरोप में, और इनका ये कहना था कि हमेशा कह सकते हो सरप्लस वगैरह, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सरप्लस टैक्स वगैरह, जितना भी सरप्लस एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, वो हमेशा स्टेट के पास आना चाहिए। ठीक है, कि लैंड ओनर के पास कह सकते हो एवरेज रेंट से ज़्यादा क्लेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है कि सरप्लस जो इकट्ठा भी होगा वो बहुत बार वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में, तो स्टेट के पास आना चाहिए और स्टेट उसको फिर इन्वेस्ट करे। तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी चलती थी बहुत, इसको भी ध्यान में रखा गया। एंड ये सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन 1820s, जो धीरे धीरे 1880 में मेनली डेक्कन में आया था और 1820s तक मद्रास प्रेसिडेंसी में फैल गया था। अब इसमें था क्या, इसमें था पहला इसमें कोई मिडलमैन नहीं रहेगा, नो मिडलमैन। फिर इसको और अच्छे से लिख दो, नो मिडलमैन। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदार था, इसमें नहीं रहेगा। दूसरा वेरिएबल डिमांड, फिक्स डिमांड नहीं रहेंगी, लैंड के अकॉर्डिंग डिमांड्स रहेंगी एंड प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिमांड्स रहेंगी। ठीक है, एंड वन सेकेंड, नो परमानेंट डिमांड, है ना। लैंड को भी हर 30 साल में रीअसेस किया जाता था कि यहाँ पे अब रेवेन्यू आ सकता है कि नहीं, बट जनरली रीअसेस करने के बाद भी एवरी 30 ईयर्स में री असेसमेंट के बाद भी जनरली ज़्यादातर केसेस में रेवेन्यू को इंक्रीज़ ही किया जाता था, भले ही लैंड की प्रोडक्टिविटी अब अच्छी हो या ख़राब हो। ठीक है, दूसरा पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा था द डेप्ट साइकिल। ओह माय गॉड, डेप्ट साइकिल। सो डेप्ट साइकिल ऐसा था कि जब हर बार रीअसेसमेंट वगैरह हो और
इंक्रीमेंट कर दिया जाता था टैक्सेस का, तो उतना प्रोडक्टिविटी है नहीं, बट फिर भी इंक्रीज करते थे टैक्स। तो किसान के पास ऑप्शन बचता नहीं था कि जाके वो लोन्स लेगा या फिर डेप्ट लेगा। ठीक है। और हाई रेंट के साथ साथ क्या हुआ कि 1830s तक प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा फेल कर गए शार्पली, तो उनको पैसा भी कम मिल रहा है। पहले तो लोन्स ये लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? पहला तो टैक्सेस ज़्यादा हैं, दूसरा 1830s के आसपास एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए, तो इनको फसल बेच के बहुत पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। एंड तीसरा इन 1832 टू 34 वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे फेमीन्स आ रहे हैं, रिकरेंट फेमीन्स, डेक्कन पॉपुलेशन डिवास्टेट हो रही है। ओके। एंड अब हुआ क्या इससे, लो एग्रीकल्चरल इनकम है, तो कल्टीवेटर वापस से, अब देखो पहले रिकरेंट फेमाइंस है, ऊपर से एग्रीकल्चर प्राइसेस भी कम है, सो टैक्स तो हर साल देना है, फिर हर प्रोड्यूस के बाद देना है। सो क्या होगा कि जो किसान है वो लगातार बोरो करता रहेगा, टैक्स तो देना ही है, तो लगातार बोरो करता रहेगा एंड पे नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ नहीं रहे हैं, ना प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही, फेमीन्स आ रहे हैं, तो वो एक डेप्ट साइकिल में फंस जाएगा कि पैसा चुका नहीं पा रहा और हर बार वो बोरो करना पड़ रहा है। ठीक है। सो नाउ अब क्योंकि वो उसको चुका नहीं पाएगा, उसको रीपे कर नहीं पाएगा, सो दे आर नाउ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर। तो इस तरह से डेप्ट साइकिल बनती थी। अब जो मनी लेंडर बोलेगा वो ये करेंगे, वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा और उनको होना पड़ेगा। ठीक है ना। जो तीसरा रीज़न वॉज द कॉटन बूम। अब कॉटन बूम क्या था? कॉटन बूम ये था कि 1860s में जब हम आए तो इस टाइम तक अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉटन होता था एंड ये कॉटन वॉज सप्लाइड टू ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन में प्रोडक्शन होता था, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ ही चुका था, तो वहाँ प्रोडक्शन होता था मैनचेस्टर वगैरह में, एंड उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता था हर जगह। ठीक। नाउ लेकिन ज़्यादातर जो कॉटन ब्रिटेन में आता था, लाइक 75% के आसपास, वो अमेरिका से आता था। तो ब्रिटेन के इसके ऊपर इंडिपेंडेंस बहुत बढ़ चुकी थी, सो ब्रिटेन भी एक तरीका सोच रहा था कि इससे डिपेंडेंसी कम की जाए, एंड इसीलिए 1859 ये बनाते हैं मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। ठीक है। एंड एक और कॉटन सप्लाई के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक। जिससे क्या हो, जिससे ज़्यादा पूरे सप्लाई वगैरह चेन्स वगैरह को स्टडी करके कहाँ से बेस्ट कॉटन सप्लाई अवेलेबल हो उसको देख सके और उसको प्रोक्योर कर सके। अब होता भी ये है, जिसका इनको डर था कि हैवी डिपेंडेंसीज हो गई अमेरिका पे। सो अमेरिका में 1861 में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्टिविटी गिरी, वॉर के टाइम्स में कौन खेती किसानी करने जाएगा, एंड प्रोडक्टिविटी गिरी तो ब्रिटेन को कॉटन कैसे मिलेगा, तो उनका तो इंडस्ट्री ठप हो जाएंगी। तो इसके लिए ब्रिटेन देखता है इंडिया पे कि इंडिया की डेक्कन सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल, वहाँ पे कॉटन ईजिली उगा सकते हैं, तो वहाँ पे वो कॉटन उगवाते हैं ज़मींदार से। फिर वहाँ के अपने जो लोगों को बोल के कि मर्चेंट्स को बोले कि हमें यहाँ से कॉटन चाहिए, तो मर्चेंट्स बोलेगा ज़मींदार के यहाँ कॉटन की डिमांड है, और ज़मींदार बोलेगा पीजेंट्स को कि कॉटन उगाओ, हम तुमको जितना हो सके उतना लोन देंगे, कॉटन उगाओ बेचो, उगाओ बेचो। तो लगातार इनको लोन मिल रहा है, कोई वापस मांग भी नहीं रहा, कोई सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक। किसी को कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अब क्या होता है कि कॉटन उगाने के लिए लोन्स वगैरह ईजिली मिल रहे हैं फार्मर्स को। ठीक। मर्चेंट्स एडवांस वगैरह बहुत दे के रख रहे हैं, पूरा क्रेडिट फ्लो चल रहा है, इजी क्रेडिट फ्लो चल रहा है। लाइक पहले ब्रिटिश मैन्युफैक्चर लैंड कर रहा है
इंडियन मर्चेंट्स को, इंडियन मर्चेंट्स से ये चीज़ जा रही है तो साहूकार्स, मनी लेंडर जो कि ट्रेड करते थे, ठीक है, वहाँ से ये लोकल मनी लेंडर्स को जाएगा, एंड लोकल मनी लेंडर्स ये पैसा देंगे रोड्स एंड पीजेंट्स को, ठीक। तो ऐसे पूरा क्रेडिट का फ्लो था। और ना अब हुआ क्या कि इस तरह क्रेडिट का फ्लो इजीली हो गया तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा कॉटन का, एंड लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई पीजेंट्स की भी, उनको भी आदत हो गई बढ़िया लोन्स वगैरह पे जीने की, है ना। ना अब हुआ क्या कि 1 सेकेंड, ये सिविल वॉर 1865 में आते आते ख़त्म, एंड सिविल वॉर ख़त्म तो खेती किसानी वापस से शुरू, तो कॉटन प्रोडक्टिविटी वापस से शुरू, एंड क्योंकि कह सकते हो कि ये थोड़ा वर्ल्ड मैप देखते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे है, ये है ब्रिटेन, ठीक है, एंड दिस इज यूएसए, एंड ये है इंडिया। अब इंडिया से ट्रेड करने के लिए जो सी रूट यूज़ होता था, इट वॉज द केप ऑफ गुड होप, मतलब कि यहाँ से ये लोग निकलेंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ से ये लोग आएंगे यहाँ, ये सी रूट है द केप ऑफ गुड होप, एंड इट वॉज लॉन्गर सी रूट, बट इनको ट्रेड करना होता था अमेरिका से कॉटन लाना पड़ता, सीधे नॉर्थ अटलांटिक बिग ट्रंक रूट को यूज़ करके यहाँ से ट्रेड हो रहा है सिंपली। तो ये ट्रेड डिस्टेंस जो थी बड़ी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को, इसलिए पैसे ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिले, कॉटन यहाँ से मिले, कॉस्ट कम हो जाएंगी। एंड ऐसा नहीं था क्योंकि 3-4 साल 5 साल ये सब कह सकते कॉटन बूम चला, सो ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया था यहाँ पे भी कि इस लैंड रूट को रिड्यूस किया जा सके, इसीलिए वो लोग बनवाते हैं यहाँ पे इजिप्ट में दिस सुएज कैनाल, जिससे अल्टरनेटिव ट्रेड रूट कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे, मेडिटेरेनियन से होते हुए यहाँ आएंगे, ठीक है, ये पूरा लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो जाएगी, या फिर यहीं से निकल सीधे लैंड से जाएंगे, लैंड से ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। तो ऐसा था, तो लेकिन ये रूट अभी कंप्लीट हो नहीं पाया था और उतना यूज़ में भी था नहीं। तो ब्रिटेन ने वापस से क्या किया, ब्रिटेन वापस से कॉटन सप्लाई लेने लगा फ्रॉम यूएस। तो अब जितना भी लोन्स और ये क्रेडिट्स वगैरह फ्लो हो रहा था इंडियन मार्केट में, ये फ्लो स्टॉप हो गया क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स पैसा ही देना बंद कर दिए फ्रॉम 1865, ठीक है। तो अब जितना भी पैसा इन लोगों को लोन वगैरह मिला हुआ था अभी तक, अब इन लोग की कोई खेती बिक भी नहीं रही है, बट लोन्स तो रीपे करना पड़ेगा, सबको एक लेवल पीछे पे करना पड़ेगा। तो इनको वापस से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए, ठीक, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ने लगा। एंड इससे परेशान होके अब देखो एक चीज़ और, इसी से 1860s में एक चीज़ और हुई। पहले तो ये लोग कैसे भी दे रहे हैं टैक्स वगैरह, हर चीज़ दे रहे हैं या फिर लोन भी चुका रहे हैं,
बट 1860s में इसको रीअसेस कर किया जाता है। पर वाले सेटलमेंट ऐसे था कि हर 30 साल में रीअसेसमेंट होगी, एंड रीअसेसमेंट के बाद टैक्स वापस से बढ़ा दिए गए। तो अब ये झेला नहीं जा रहा था पीजेंट से, ठीक। तो इसके लिए वो लोग उठते हैं अब, और फिर पूना डिस्ट्रिक्ट में 12 जून आई थिंक डेट थी, या फिर 12 मई था, वहाँ से ये 1875 में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार डेट चेक कर लेते हैं। डेट वॉज आई थिंक 1 सेकेंड, हाँ 12 मई ही था, 12 मई, ठीक है। अब लोन वगैरह पे क्या था, डेब्ट साइकिल वगैरह के बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे मनी लेंडर्स। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने 1859 में एक लॉ निकाला था, विच वॉज द लिमिटेशन लॉ। इसमें यह था कि कोई भी बॉन्ड वगैरह जो ली जाएगी वो केवल 3 साल के पीरियड में ली जाएगी। जब तक वो चुकाई नहीं जाएगी तब तक अगली बॉन्ड साइन नहीं करवा सकते हो, ठीक है। बट इसको भी कह सकते हो कि लूप होल्स में बहुत सारे थे, और इसको भी मनी लेंडर्स वगैरह इस लूप होल से निकाल के अपना काम करवा लेते थे, ठीक है ना। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा हेटेड हो गई थी लोगों को, तो खाता बुक्स वगैरह जला रहे थे, क्योंकि डेप्ट बॉन्ड वगैरह साइन कराते थे, और जब भी कोई काम ना हो सीधे कोर्ट चले जाते थे, इफ़ एक्सप्लॉयटेशन सहने से मना कर देते थे पीजेंट्स तो, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। डेक्कन फिर सुपर विलेज ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट से डेक्कन रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे। सो मनी लेंडर्स और उसके खाता बुक्स वगैरह को जला दिया गया। एंड भले ही बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि वायलेंट रिवॉल्ट था, बट एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस नहीं थी इस रिवॉल्ट में, ठीक है। बट इस रिवॉल्ट को सपोर्ट मिलता है ऑफ लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड ऑफ MG रनाडे, ठीक है ना। अब इसको जब यहाँ पे राइट होता है तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने वापस से एक कमीशन बनाया, डेक्कन राइट्स कमीशन, क्योंकि ये था कि कहीं ये वापस से 1857 की तरह कोई रिवोल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये रिवोल्ट 1857 के बाद ही हुआ था, ठीक है। और उनको तो पैसा कमाना है, उनको यहाँ के लोगों को सुलझना है नहीं, तो जो चाहिए वो दे दो। सो डेक्कन राइट कमीशन सेटअप होता है इन 1870 कह सकते हो आफ्टर दिस रिवोल्ट, एंड रिपोर्ट देता है अपनी इन 1878, जिसमें सारी गलतियां बताई जाती हैं ऑफ ज़मींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जनरली मनी लेंडर्स, ठीक है। एंड ब्रिटिश नो फॉल्ट्स इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड इवेंचुअली इसके लिए फिर 1879 में एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास किया जाता है ना, जिससे कि पीजेंट्स को कोई भी कह सकते हो कि इम्प्रीजन वगैरह या फिर उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इसके लिए कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया अपने डेप्ट का, ठीक है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन, थैंक यू।